आज की क्लास है प्रमुख ऑपरेशन 2025 में जो भी ऑपरेशन का आयोजन हुआ है या भारत सरकार द्वारा या विभिन्न देशों में से किसी घटना के कारण जो भी ऑपरेशन हुए हैं उन ऑपरेशन की क्लास है आज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में जो वर्ष 2025 में जो ऑपरेशन है उनमें से हमें पढ़ना है। सबसे पहला एक ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन चक्र 5, ऑपरेशन सिंदूर। सबने पढ़ा होगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है लगातार इस साल पूरा का पूरा 2-3 महीने से चर्चा में है। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन मेलन, ऑपरेशन मेडमैक्स, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन हॉक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में कुछ अन्य जो 2021 से लेके 2025 तक और छोटे छोटे और ऑपरेशन का आयोजन हुआ है वो भी इसी में पढ़ेंगे। पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये भारत के मुख्य रूप से जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में है, वहां से जो सर्दियों के मौसम में जो घुसपैठ होती है, जो आतंकवादी इस क्षेत्र से घुसपैठ करते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए बीएसएफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये कहां पर और किस उद्देश्य से और आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ है, बीएसएफ द्वारा इस ऑपरेशन का संचालन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत पाक सीमा पर जो भी घुसपैठ होती है उस पर रोक लगाना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी माह में इसका आयोजन किया गया, जनवरी 2025 में, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है। तो गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय आयोजनों के समय में देश की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, इस कारण से ये ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा आयोजित किया गया। ठीक, नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 में इसका संचालन किया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये हाल फिलहाल में यानी मार्च महीने में जो म्यांमार में भूकंप आया था, म्यांमार और जो थाईलैंड है, यहाँ पर दोनों क्षेत्रों में लगभग जो है म्यांमार और थाईलैंड में लगभग 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। और इस भूकंप से जो लोग प्रभावित हुए थे, उन प्रभावित लोगों के लिए, म्यांमार के लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा एक मानवीय सहायता अभियान भेजा गया। मानवीय सहायता भी थी, राहत सामग्री भी भेजी गई और कुछ चिकित्सा उपकरण और कुछ चिकित्सकीय मेडिसिन वगैरह भी भेजी गई। ठीक, तो आयोजन जो है भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, एनडीआरएफ, इनके द्वारा, तीनों द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। इस साल अभी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था, उसमें से यहां तक ये पूछा था कि भारतीय नौसेना के कौन कौन से जो शिप हैं, इंडियन नेवल शिप हैं, वो राहत सामग्री लेकर जो है म्यांमार गए थे। इनमें से जो है आईएनएस सतपुड़ा, सावित्री और करमुक, ये जो है लगभग 52 टन जो है राहत सामग्री लेकर जो है ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो है म्यांमार पहुंचे थे। ठीक, तो ऑपरेशन ब्रह्मा, दो चीजें याद रखना कि भारतीय वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ, मुख्य रूप से जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्सेज हैं, उनका एक मुख्य रूप से संयुक्त ऑपरेशन था और जो है किस देश से संबंधित है, म्यांमार से। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, इसके द्वारा इसका संचालन किया गया या जो है ये ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन चक्र के नाम से 2014-15 में। इसके बाद इसका जो दूसरा चरण था वो ऑपरेशन चक्र सेकंड 2022 में इसका आयोजन किया गया। इसका थर्ड चक्र जो है, थर्ड साइकिल जो है वो जुलाई 2024 में, और ऑपरेशन चक्र फोर्थ जो है फरवरी 2025 में। ऑपरेशन चक्र 5 जो है इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन मार्च अप्रैल 2025 में इसका आयोजन किया गया, सीबीआई द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है, ये जो ऑपरेशन चक्र 5 है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी साइबर अपराध है, साइबर अपराध खास तौर पर जो डिजिटल गिरफ्तारी या डिजिटल अरेस्ट, नाम सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, जो भी साइबर फ्रॉड वाले लोग हैं जो किसी भी नागरिक को जबरदस्ती डरा धमका के उनके
मुख्य रूप से कंप्यूटर या मोबाइल फोन है उसको हैक करके या उसकी सर्च हिस्ट्री के आधार पर लोगों को डरा धमकाकर जो है पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं। तो ये जिन अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है, यानी जो फर्जी अकाउंट होते हैं, ये फर्जी अकाउंट कहलाते हैं म्यूल खाते। तो इन म्यूल खाते जो है ये देश भर में ये फर्जी अकाउंट जो है, फर्जी अकाउंट पर कार्यवाही की गई और इनमें जो जमा धनराशि थी वो रिकवर किया गया। तो इसके अंतर्गत जिन लोगों का डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जिन लोगों से पैसा वसूला गया था, कुछ लोगों का पैसा इसके अंतर्गत वापस किया गया। तो ऑपरेशन चक्र जो है ये मुख्य रूप से डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर घटनाओं से संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए ये प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो डिजिटल ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई से संबंधित है, सीबीआई द्वारा इसका संचालन किया गया। उद्देश्य क्या था? साइबर नेटवर्क, तो साइबर अपराध से संबंधित जो नेटवर्क है उसको तोड़ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में शायद सबको पता होगा, सबको इस तरीके से पता होगा कि पूरा का पूरा जो मीडिया है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है भारत और पाकिस्तान में हाल ही में जो है पहलगाम में जो वहां पर यात्री गए थे, जो टूरिस्ट गए थे, टूरिस्ट पर जो है आतंकवादी हमला हुआ, उसके अगेंस्ट में भारत सरकार द्वारा या भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का संचालन किया गया। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये इसके अंतर्गत ये प्रारंभ किया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। ठीक, एयर स्ट्राइक किया गया था और एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर का भाग कब्जा कर रखा है जिसे पीओके के नाम से जाना जाता है, तो जो पीओके वाला भाग है, पीओके वाले भाग में एयर स्ट्राइक की थी और इस एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो भी वहां पर मुख्य रूप से जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो आतंकवादी संगठन है, इनके जो बेस कैंप स्थापित है, इन बेस कैंप को टारगेट कर ये जो एयर स्ट्राइक किया गया था, ये बेस कैंप नष्ट किए गए थे। ऑपरेशन जो सिंदूर है इसमें से मुख्य रूप से राफेल विमान का प्रयोग किया गया। राफेल विमान किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक, तो राफेल विमान जो है ये फ्रांस से खरीदा गया है, भारत सरकार द्वारा जो है फ्रांस से लिया गया है। एक है स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल जो है इसका प्रयोग किया गया हैमर प्रिसीजन नाम का गाइडेड बम। ठीक, हैमर प्रिसीजन नाम का गाइडेड बम और लोइटरिंग म्यूनिशन, ये इसे कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। इसी की तर्ज पर जो है भारत द्वारा नागास्त्र 1 हाल फिलहाल में जो है नागास्त्र 1 का परीक्षण किया गया है, तो ये भी एक कामिकेज ड्रोन है। मुख्य रूप से ये पूरा का पूरा एयर स्ट्राइक रहा है। एयर स्ट्राइक में इन टेक्नोलॉजी का या एयरफोर्स द्वारा इन विमान का या मिसाइल का प्रयोग किया गया। ठीक, याद रखना, राफेल विमान, स्कैल्प मिसाइल और हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारतीय वायुसेना है, भारतीय वायुसेना द्वारा जो मुख्य रूप से पीओके है, पीओके क्षेत्र के 9 बेस कैंप, आतंकवादी बेस कैंप जो है 9 बेस कैंप को टारगेट किया गया, जिनमें से ये लिखा हुआ है मुजफ्फराबाद में कोटली, भीमबर, कोटली, बहावलपुर, मुदरीके, सरजाल, महमूना जोया। ठीक, तो ये पीओके वाले क्षेत्र में, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इस क्षेत्र पे जो बेस कैंप, आतंकवादियों के बेस कैंप क्या होता है कि जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए जिन स्थानों का प्रयोग किया जाता है उन्हें आतंकवादियों का बेस कैंप कहा जाता है। वहां से जो है इनको ट्रेनिंग देकर जो है भारत में घुसपैठ कराई जाती है। तो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है ये आतंकवादियों के बेस कैंप भारतीय वायुसेना के टारगेट पर रहे। ठीक, अब ये जो इस ऑपरेशन के दौरान ये टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई, इनमें से है एक स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल क्या है? तो इसमें स्कैल्प मिसाइल में ये चीज याद रखना कि जो स्कैल्प मिसाइल है ये लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है, जो मिसाइल राफेल विमान से जो है लॉन्च की गई थी। ये जो स्कैल्प मिसाइल है ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर, दोनों देशों की कंपनियों द्वारा मिलकर जो है इसका निर्माण किया गया। अब ये जो स्कैल्प मिसाइल है इसे ब्रिटेन में स्टार्म शैडो के नाम से जाना जाता है। तो टेक्नोलॉजी में जो है अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अगर एग्जाम में,
तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऑपरेशन सिंदूर किस देश के विरुद्ध हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर में पर्टिकुलर कुछ ना कुछ एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें से ये याद रखना कि स्कैल्प जो मिसाइल थी ये लंबी दूरी की हवा से मार करने वाली मिसाइल है, जो मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई। स्टार्म शैडो के नाम से इसे ब्रिटेन में जाना जाता है। नेक्स्ट है स्टील्थ टेक्नोलॉजी से ये मिसाइल लैस है। अब स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल इस तरीके से है कि ये मिसाइल जब भी लॉन्च की जाएगी तो लॉन्च करने के बाद जो ये मुख्य रूप से रडार की पहुंच से दूर होगी, ठीक। तो ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी, तो ये स्कैल्प मिसाइल याद रखना ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त मिसाइल है। नेक्स्ट है हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम। तो हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम का भी प्रयोग किया गया। ये हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम क्या है? ये मुख्य रूप से जीपीएस, ठीक, जीपीएस और लेजर टारगेटिंग का प्रयोग करके पर्टिकुलर ये ऐसे गाइडेड बम होते हैं जैसे गाइडेड मिसाइल होती है। गाइडेड मिसाइल का मतलब ये हुआ कि एक टारगेट फिक्स करके जब ये मिसाइल लॉन्च की जाती है तो टारगेट जैसे जैसे मूव करेगा उसी तरफ जो है ये मिसाइल भी मूव करेगी। तो इसी तरीके से ये बम भी है, गाइडेड बम है, यानी इसमें जीपीएस तकनीक का प्रयोग करके जो है जो निर्धारित टारगेट होता है, टारगेट को हिट कर कर ही ये फाइनल जो है इसका रिजल्ट होता है, ठीक। तो हैमर प्रिसीजन जो गाइडेड बम का प्रयोग किया गया, इसका जो है हैमर का पूरा नाम लिखा हुआ है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक। ये किस देश से संबंधित है? ये हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम जो है इसका निर्माण फ्रांस की एक कंपनी है सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका हाल फिलहाल में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये कोई पाकिस्तान के विरुद्ध पहला ऑपरेशन नहीं है। समय समय पर भारत द्वारा जो है पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए हैं और इंपॉर्टेंट है, आजकल एसएससी जो है एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, ठीक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा अभी तक कुल कितने सैन्य अभियान चलाए गए हैं। इन सैन्य अभियानों की दृष्टि से ऑपरेशन रिडल 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय पर जो है जम्मू कश्मीर में, किस क्षेत्र में? जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर सेना द्वारा घुसपैठ की गई थी, उस घुसपैठ के विरुद्ध जो है ये ऑपरेशन रिडल चलाया गया था। ऑपरेशन रिडल कब? 1965। इसके बाद जो है ऑपरेशन एबलेज जो है भारतीय सेना द्वारा 1965 में चलाया गया। ये भी भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान जो है इसका संचालन किया गया। लेकिन ये जो ऑपरेशन एबलेज है, ऑपरेशन एबलेज कच्छ कारण कहाँ पर है? गुजरात। तो कच्छ कारण जो गुजरात में स्थित है, कच्छ कारण गुजरात में इसका संचालन किया गया। जम्मू कश्मीर में 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान ही ऑपरेशन रिडल चलाया गया जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, और ये कच्छ कारण यानी गुजरात के क्षेत्र में ऑपरेशन एबलेज चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन कैक्टस लिली। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की पृष्ठभूमि इस तरीके से थी कि बांग्लादेश जो है एक समय पर जो है जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का भाग होता था। बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। तो जो धीरे धीरे जो है वहां पर चुनाव हुए, चुनाव में कुछ विवाद हुआ, विवाद के कारण से जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो है अलग होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम यानी पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया, जिसमें से भारत का भी सपोर्ट रहा। तो इस दौरान जो है ऑपरेशन कैक्टस लिली नाम से 1971 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों द्वारा संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला गया, ठीक। तो ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 के भारत पाक युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। ये भी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ही संबंधित है। और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जो भारत की नेवी है, इंडियन नेवी द्वारा पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है, कराची बंदरगाह पर आक्रमण करके इसको तहस नहस कर दिया गया था, जो पाकिस्तान का मेन जो है वो पोर्ट था, ठीक। तो इस कारण से पाकिस्तान को लगातार बैकफुट पर आना पड़ा। 1971 का जो ये युद्ध था इसमें भारत की विजय हुई थी और इसी के बाद जो है स्वतंत्र रूप से पूर्वी जो पाकिस्तान था वो स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में 1971 में नए देश के रूप में वो स्थापित होता है, ठीक। तो ये जो है
कुछ एक 1965 के युद्ध के दौरान ऑपरेशन रिडल, ऑपरेशन एब्लेज, 1971 के युद्ध के दौरान ऑपरेशन कैक्टस लिली और ट्राइडेंट और पाइथन, ये जो है विभिन्न युद्धों के दौरान। नेक्स्ट है कि जो है ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके नेतृत्व में ये पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन मेघदूत प्रारंभ किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र था, वहां पर कुछ एक क्षेत्र जो था जिस पर पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ किया गया था, तो जिनमें से बिलाफोंड दर्रा, सिया दर्रा, ठीक इस तरीके से सियाचिन ग्लेशियर और साथ में साल्टोरो एक मुख्य रूप से ग्लेशियर के तरीके ये भी है। तो इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन में भारत विजयी हुआ था और भारत ने अपना ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पाकिस्तान से खाली करा लिया था। ठीक, तो ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ? वर्ष 1984 में। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय एग्जाम में जो है वन लाइनर में या स्टैटिक जीके में क्वेश्चन खूब पूछा गया है। ऑपरेशन विजय जो है, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। कारगिल युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी सेना द्वारा जो भाग कब्जा किया गया था उसे पुनः प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ये चलाया गया अभियान था। इस ऑपरेशन विजय में भारत की विजय हुई थी। ठीक, और जो है भारत ने अपना पूरा का पूरा जो है 1999 में कारगिल क्षेत्र में जो पाकिस्तान ने कब्जा किया था पूरा क्षेत्र छुड़वा लिया था। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर जो है कारगिल युद्ध के दौरान ये भी ऑपरेशन संचालित किया गया। ये जो ऑपरेशन सफेद सागर है मुख्य रूप से जो भारतीय क्षेत्र जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां पर भारतीय वायुसेना द्वारा ये संचालित किया गया था और वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के घुसपैठियों पर जो है बमबारी की गई थी और पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे और जो मुख्य रूप से सैनिक थे, सैनिक घुसपैठियों के भेष में जो थे उनको सबको भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया था। ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर जो है 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो 2019 में मुख्य रूप से जो पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद भारत की सेना, भारत की वायुसेना द्वारा जो है उसके प्रत्युत्तर के रूप में ये एक एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक संपन्न की थी। एक सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में भी हुई थी और ये वाली जो है 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसका नाम दिया गया था, कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। तो ऑपरेशन बंदर 2019। ठीक, तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, उसी के अगेंस्ट में, उसी के प्रत्युत्तर में जैश-ए-मोहम्मद, ठीक, आतंकवादी प्रशिक्षण स्थल जो है उसको जो है नष्ट करने के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक का संचालन भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड। तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान सबने एक सुना होगा एक वर्ड, ब्लैकआउट। पूरे देश में जो है लोगों को ट्रेन किया जा रहा था कि युद्ध, अगर देश युद्ध में जाता है, लंबे युद्ध में जाता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों देशों के बीच में जो लगातार युद्ध की स्थितियां बढ़ रही थी, तो सरकार द्वारा एक पूरे नागरिकों के लिए, ठीक, यानी पूरी सिविल सोसाइटी के लिए एक ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, जिसके अंतर्गत लोगों को ट्रेन करना था कि किस तरीके से अगर देश युद्ध में जाएगा तो हमें किस तरीके से उस युद्ध के काल में बिहेव करना है। जो रात्रि काल है, रात्रि के समय पर जो है जितने भी संस्थान होंगे, घर होंगे, वहां पर सब पूरा का पूरा ब्लैक आउट कर दिया जाएगा, यानी जो है घर की बत्तियां बुझा दी जाएंगी। तो इस तरीके लोगों को युद्ध की स्थितियों के लिए ट्रेन करने के लिए ये ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, जिसमें से मुख्य रूप से जो सिविल सैनिक होते हैं, सिविल सैनिक किस तरीके से कार्य करेंगे, लोग किस तरीके से कार्य करेंगे, कहीं पर जो है आक्रमण हो गया, कुछ लोग घायल हो गए, तो घायलों को का उपचार किस तरीके से होगा और उनको किस तरीके से कहां पर लेके जाना है, सारी की सारी ट्रेनिंग की व्यवस्था जो थी वो ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन किलर। तो जितना ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद भारत के अंदर कई ऑपरेशन संचालित किए गए, जिनमें से मुख्य रूप से एक ऑपरेशन केलर था। ऑपरेशन केलर क्या था? ऑपरेशन केलर मई 2025 में संचालित किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा, जम्मू कश्मीर की पुलिस और सीआरपीएफ,
केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी, 1939 में हुई थी। और जो है देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको, इस संस्था को या इस फोर्स को, पैरामिलिट्री को मुख्य रूप से ज्यादा मतलब जो ज्यादा योगदान देने के लिए प्रेरित किया था। यानी देश की पैरामिलिट्री फोर्सेज में सबसे मेन रोल जो है सीआरपीएफ को दिया गया। ठीक, तो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो है ऑपरेशन केलर प्रारंभ किया गया। केलर जो है ये है क्या, जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है सोपिया, सोपिया डिस्ट्रिक्ट जो है, सोपिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाला ये एक स्थान है केलर। ठीक, तो वहां पर जो आतंकवादी छिपे थे, आतंकवादी जो है इस समय जम्मू कश्मीर में एक वर्ड चर्चा में आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक एक जो आतंकवादी संगठन है, ये मुख्य रूप से जो पाकिस्तान का लश्कर ए तैयबा है उसी का एक मुख है। ठीक, या उसी लश्कर ए तैयबा द्वारा ही इसको भारत के अंदर पोषित किया जाता है। तो ये जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर के शोपिया डिस्ट्रिक्ट में थे, छिपे हुए थे, उनकी खोज के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। और इस अभियान के दौरान ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, टीआरएफ, इस संस्था का जो मुख्य साजिश करता था या इसका प्रमुख था मोहम्मद शाहिद अहमद। इसको भारतीय सेना के इस संयुक्त ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया। ठीक, तो याद रखना, ऑपरेशन केलर, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, इनका संयुक्त अभियान मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के शोपिया डिस्ट्रिक्ट में जो आतंकवादी जो पहलगाम हमले के मुख्य आरोपी थे, उनको, उनका इनकाउंटर इसके अंतर्गत किया गया। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु जो है विगत दिनों जो है ईरान और इजराइल के मध्य में जो है युद्ध की स्थितियां बनी। इजराइल ने ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए जो है दबाव बनाना शुरू किया। बाद में जो है ईरान लगातार जो है परमाणु कार्यक्रम या परमाणु बम बना रहा है, जिस कारण से इजराइल ने ईरान पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया, जैसे युद्ध की शुरुआत हुई, तो इजराइल में भी भारतीय नागरिक हैं और ईरान में भी भारतीय नागरिक हैं। तो इन भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंध। सिंध नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। तो जून 2025 में भारत सरकार द्वारा इसका संचालन किया गया था। अब जो ये ईरान इजराइल युद्ध था, ईरान इजराइल युद्ध के दौरान भी कुछ प्रमुख ऑपरेशन रहे जो बहुत चर्चा में रहे। ठीक, और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। सबसे पहले जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन। जून 2025 में इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान द्वारा जो है रूस के सहयोग से परमाणु बम का निर्माण किया जा रहा है, और उसके जो भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ऊर्जा उत्पादन के जो क्षेत्र थे वहां पर जो है अटैक किया। और जब अटैक किया तो दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थितियां बन गई। ठीक, तो 60 में इतना याद रखना, ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है, इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया आक्रमण या अटैक। ठीक, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करना। मुख्य रूप से जो ईरान का नातांज और इस्फहान, इन क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, उन क्षेत्रों पर जो है ईरान द्वारा बमबारी की गई, मिसाइलें लॉन्च की गई। इसी के प्रत्युत्तर में ऑपरेशन राइजिंग लायन में इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, और इसी के प्रत्युत्तर में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के अंतर्गत ईरान ने क्या किया, ईरान ने इजराइल पर अटैक करना प्रारंभ कर दिया। अब ईरान ने इजराइल पर आक्रमण करना प्रारंभ किया, तो ईरान ने टारगेट किया कि जो इजराइल के जो मुख्य क्षेत्र हैं, इजराइल का जैसे तेल अवीव, इजराइल का तेल अवीव जो है इसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है। हाइफा पोर्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हाइफा पोर्ट है इसका विकास भारत और जो इजराइल है दोनों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से एक संयुक्त परियोजना के रूप में इसका विकास किया जा रहा है, जिसका टेंडर अडानी जी को मिला हुआ है। तो हाइफा पोर्ट का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, अडानी समूह द्वारा किया जा रहा है। तो हाइफा पोर्ट और रोहोत, ठीक, इस तरीके के जो भी बिजली घर थे, तेल शोधनशालाएं थी, तेल रिफाइनरी थी, वैज्ञानिक संस्थान थे, इन क्षेत्रों को ईरान द्वारा टारगेट किया गया। और इस टाइम पर
ईरान द्वारा जो टारगेट किया गया, तो ईरान ने मिसाइलें लॉन्च करी, नई नई मिसाइल टेक्नोलॉजी। तब इस समय पता लगा कि ईरान भी जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी में वर्तमान में अग्रणी देश बन गया। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन सप्लाई करी थी। तो वर्तमान में तुर्की जो है, तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए एक अग्रणी देश बन चुका है, और ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी का इतना अग्रणी देश बन गया है कि जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति से तुरंत मिले, ठीक, और उनको ईरान के विरुद्ध जो है आक्रमण करने के लिए उन्होंने कहा, ठीक। और इस तर्ज पर ये जब इन्होंने बोला कि अगर इसी तरीके ईरान हमारे ऊपर प्रत्युत्तर यानी काउंटर अटैक करता रहेगा तो हमें ज्यादा नुकसान होगा, तब जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने B2B बॉम्बर भेज दिए। एक वर्ड ये भी चर्चा रहता है, B2B बॉम्बर, ठीक। तो विश्व के सबसे शक्तिशाली बॉम्बर विमान जो है इनको भेज दिया गया। अब जो है यूएसए ने ईरान के जो परमाणु संयंत्र थे उन परमाणु संयंत्रों पर जो है B2B बॉम्बर से बमबारी करनी शुरू करी। लेकिन ऐसा माना गया कि जो मुख्य रूप से फोर्डो, नातांज, इस्फहान, इन 3 क्षेत्रों पर जो B2B बॉम्बर से बमबारी की गई, तो बाद में ये भी ऐसा न्यूज में ऐसी भी घटनाएं आई या ऐसी भी चर्चाएं आई कि जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन तीनों क्षेत्रों पर बमबारी करनी शुरू की, तब तक यहाँ से पूरा का पूरा बोरिया बिस्तरा जो था वो सब समेटकर जो है ईरान हट चुका था। यानी इस क्षेत्र से यूरेनियम या कच्चा पदार्थ जो भी था इस स्थान से सब कुछ हटा चुका था, ठीक। तो इस बमबारी में जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अटैक किया था उस पर ईरान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ऐसा न्यूज़पेपर पर खूब खबरें आई, ठीक। तो ये 3 चीजें याद रखना। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इसका काउंटर था, यानी ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इजराइल के सपोर्ट में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया, ठीक। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव आजकल जो है लगातार रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है 2014 से। 2014 में रूस जो है यूक्रेन का एक क्षेत्र है क्रीमिया प्रायद्वीप, तो इस क्रीमिया प्रायद्वीप को जो है वो टेक ओवर कर लेता है, यानी आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लेता है। कब? 2014 में। फिर इसके बाद धीरे धीरे जो है दोनों के बीच में तनाव बढ़ता रहता है, लेकिन 2022 में, फरवरी 2022 से ये युद्ध पूर्ण रूप से फिर से बढ़ता है। फिर से कैसे बढ़ता है कि रूस जो है इसके अपने मतलब यूक्रेन और रूस की सीमा पर जो क्षेत्र स्थित है उस पर धीरे धीरे डोनाबास क्षेत्र जो है वहां पर आक्रमण करके धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देता है। ऐसा यूक्रेन द्वारा आरोप लगाया जाता है कि लगातार जो है रूस जो है हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। यूक्रेन और रूस कभी सोवियत संघ के ही भाग होते थे, विभाजन के फलस्वरूप रूस और यूक्रेन दोनों संबंध अच्छे रहे, लेकिन यूक्रेन द्वारा धीरे धीरे यूरोपीय देश, जो अन्य यूरोपीय देश थे, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संधि करके, या यूरोपीय देश जो और हैं इनके साथ संधि करके नाटो में शामिल होने की बात कहता है। और ये नाटो में शामिल होने के लिए ये जो बात उठती है तो रूस को ये समझ में आता है कि अमेरिका की पहुंच हमारे पड़ोसी देश तक हो जाएगी, और नाटो जो है ये सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी अगर नाटो के किसी कंट्री पर किसी देश द्वारा अटैक किया जाएगा तो पूरा का पूरा नाटो समूह युद्ध में माना जाएगा, यानी उस देश का सपोर्ट करेंगे। तो इसका विरोध रूस द्वारा किया गया कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन द्वारा न ली जाए। अब यूक्रेन नहीं माना तो जो है दोनों के बीच में लगातार युद्ध की स्थितियां बनी। अभी भी युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध के दौरान दोनों देश कभी मिसाइल लॉन्च करते हैं, कभी ड्रोन अटैक करते हैं। तो इसी की तर्ज पर ऑपरेशन स्पाइडर वेव 1 जून 2025 को वहां का जो रूस का एविएशन फोर्सेज हैं, एविएशन फोर्सेज की छुट्टी का दिन होता है। तो उस दिन जो है यूक्रेन द्वारा 4 एयरबेस को टारगेट करते हुए पूरा एक बड़ा ड्रोन अटैक किया गया। ठीक, यूक्रेन द्वारा अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था,
जिसमें से रूस के 4 एयर बेस थे। ठीक, ये 4 एयर बेस मैप में बने हुए हैं। तो इन 4 एयर बेस पर जो है उसके द्वारा आक्रमण किया गया, जिस कारण रूस के कई विमान, जिनमें से Tu-95, Tu-22M3, A-50, Tu-160, ये जो है नुकसान हुआ, अच्छी खासी मात्रा में नुकसान हुआ, क्योंकि ये सब जो है वही जहाज जो है सब हैंगर में खड़े थे, यानी सब एयर बेस पर या एयर स्पेस पर या एयर बेस पर सब जहाज थे। अब तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है? यूक्रेन द्वारा रूस के एयर स्पेस पर किया गया ड्रोन अटैक। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन शिवा। अब जब ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही समाप्त हुआ, जो है भारत सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो उसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है, जिस कारण से दोनों क्षेत्रों में जो है तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसी दौरान अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अमरनाथ यात्रा जो है जुलाई और अगस्त के महीने में अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है, और हिमालय में लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये अमरनाथ गुफा स्थित है। और यहाँ पर जो बर्फ से बना शिवलिंग है वो जुलाई अगस्त में ही पूर्ण रूप से आकार ले पाता है। और ये स्थान माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने पार्वती को जो है वो अमर कथा सुनाई थी। ठीक, कि किस तरीके से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ या किस तरीके से। ठीक, तो अमर कथा सुनाई थी। तो प्रत्येक वर्ष जुलाई और अगस्त के महीने में, ठीक, जुलाई अगस्त के महीने में अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है। और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये भारतीय सेना यानी भारतीय थल सेना, अर्धसैनिक बल जिनमें से सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी शामिल है, ठीक, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, इनके द्वारा एक चलाया गया प्रमुख संयुक्त ऑपरेशन है। ठीक, तो ऑपरेशन शिवा में याद रखना कि देश के प्रमुख डिफेंस इंटाइटीज जो है वो, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट है ऑपरेशन कालनेमी। फोटो देखो, कालनेमी यानी एक बाबा जी हैं, मुखौटा कुछ है, अंदर से कुछ है ना। तो पुलिस जो है इनको पकड़कर जो है इनका मुखौटा हटा देती है, तो रियलिटी दिखती है कि बाबा जी क्या है। ये ऑपरेशन कालनेम भी वही है। ऑपरेशन कालनेम ये है कि उत्तराखंड सरकार जो है, उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी लोग फर्जी में साधु संत बनकर उनका भेष धारण करके लोगों को बहला फुसलाकर उनको ठगते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा। ठीक, तो ये ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक, ऐसे लोग जो है धर्म जो है पाखंड का सहारा लेकर जो है धर्म को बदनाम करते हैं। ठीक, तो इस कारण उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया गया। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन मेलन। जुलाई 2025 में जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये जो संस्था है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मुख्य रूप से इसका कार्य होता है कि देश में जो मुख्य रूप से ड्रग्स हैं, ड्रग्स तस्करी को रोकना। तो एनसीबी द्वारा जो है ऑपरेशन मेलन प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? डार्क नेट के माध्यम से संचालित अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट को समाप्त करना। डार्क नेट क्या होता है? डार्क वेब या डार्क नेट, डार्क वेब या डार्क नेट। ठीक, यानी ये इंटरनेट की ऐसी दुनिया है जिसको ट्रैक करना अत्यंत मुश्किल है। नॉर्मल जो है कंप्यूटर हुए, वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं वो सारे के सारे ट्रैक हो सकते हैं, लेकिन ये जो डार्क वेब है ये अलग किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये संचालित होते हैं और इनको हैक करना या इनके बारे में सूचना प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल होता है। तो डार्क वेब पर जो है ये सब अवैध गतिविधियां होती हैं, ड्रग्स की खरीद बिक्री, जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साथ में जो है जो आर्म्ड डीलर हैं वो भी सप्लाई सब डार्क वेब के माध्यम से या डार्क नेट के माध्यम से करते हैं। तो डार्क नेट के माध्यम से जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स यानी जो नशीले पदार्थ हैं उनकी खरीद फरोख्त का जो कार्य करते हैं उनको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो एक पूरा ड्रग्स सिंडिकेट जो था वो डार्क नेट के माध्यम से संचालित हो रहा था। केटामेलन, ठीक, केटामाइन जैसे जो ड्रग्स होते हैं उनकी तस्करी करता था ये संस्था करती थी।
भारत का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल था ऑनलाइन का, ठीक। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस पर कार्यवाही की है और कार्यवाही करते हुए लगभग 1127 LSD ब्लॉट्स, 131 ग्राम केटामाइन, ठीक, और 70 लाख से अधिक मूल्य की क्रिप्टो करेंसी जो है वो जब्त करी गई है। अब ये डार्क वेब है, डार्क वेब के माध्यम से ऐसा तो नहीं कि किसी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया जाए। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पूरा व्यापार होता है और क्रिप्टो करेंसी ट्रैक करना अत्यंत मुश्किल है। जिसके पास है बस उसी की है, कहां से आई कहां गई ये सब जो है बड़ा मुश्किल है ट्रैक करना, ठीक। तो ऑपरेशन मेलन याद रखना, केटामाइन से याद रखना कि केटामाइन जैसे जो ड्रग्स हैं उनकी तस्करी जो है रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ये जो है ऑपरेशन संचालित किया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेड मैक्स। अब ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ये भी ऑपरेशन चलाया गया। अब ये ऑपरेशन पर्टिकुलर एक क्षेत्र तक सीमित था। मुख्य उद्देश्य इसका भी वही था कि जो है अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स जो सप्लाई होती है उस सप्लाई को रोकना। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ये ऑपरेशन मेड मैक्स संचालित किया गया। मुख्य रूप से एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया, इसके 10 देश इसके टारगेट पे थे और इस 10 देशों से अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है 1986 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। गृह मंत्रालय के अधीन ये संस्था कार्य करती है और भारत में मादक द्रव्यों, मादक पदार्थ जो है, नशीले पदार्थ हैं, उनकी तस्करी को रोकने के लिए प्रमुख रूप से कार्य करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डीपीएसपी भाग जो है, डीपीएसपी के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मादक द्रव्य पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगाने की बात कही गई है कि सरकार का ये दायित्व होगा कि वो जो है नशीले ये नशीले पदार्थ हैं या मादक द्रव्य पदार्थ हैं, इन पर रोक लगाई जाएगी। तो आर्टिकल 47 जो है, आर्टिकल 47 के अंतर्गत जो है ये रखा गया है, ठीक। अब ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। एक एक्ट कार्य करता है, एनडीपीएस एक्ट, नाम सुना होगा, ड्रग्स से रिलेटेड है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। अधिनियम है 1985 का। इस अधिनियम के द्वारा 1986 में एनसीबी का गठन किया गया, ठीक। एनडीपीएस का फुल फॉर्म याद कर लेना और ये जो है एनडीपीएस किस ईयर में लागू हुआ ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो है ये 2 ऑपरेशन संकल्प हैं। एक 2019 में भारतीय नौसेना द्वारा भी चलाया गया था। मुख्य रूप से 2019 में इसमें से मुख्य रूप से एक ईरान का शिप था, शिप को भारतीय नौसेना ने बचाया था। होर्मुज जल संधि जो है, होर्मुज जल संधि में जो वहां के समुद्री लुटेरे थे उनके द्वारा एक ईरानी शिप को कैप्चर कर लिया जाता है, तो भारतीय नौसेना द्वारा इसको छुड़वाया जाता है, ठीक। 2019 में ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था, जिसमें से ईरान और कुछ पाकिस्तान के जो नागरिक थे उनको छुड़वाया गया था, ठीक। तो अप्रैल मई 2025 में अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन संकल्प जो है वो प्रारंभ किया गया। मुख्य रूप से नक्सलवाद की समाप्ति हेतु ये ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत सीआरपीएफ और सीआरपीएफ की इस कार्य के लिए विशेष कोबरा बटालियन का गठन किया गया है। तो कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस जो है इसका एक संयुक्त ऑपरेशन था। इसका ये जो ऑपरेशन चलाया गया मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का बीजापुर क्षेत्र और जो तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर जो मुलुगु और भद्राद्री कोठागुडेम नामक क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर जो है इसका संचालन किया गया। ऑपरेशन संकल्प नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया एक अभियान है। अब नक्सलियों के विरुद्ध चलेगा तो उसमें सीआरपीएफ जरूर रहेगी, ठीक। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन इसके अंतर्गत उसने भाग किया, पार्टिसिपेट किया। ऑपरेशन संकल्प अच्छे से याद कर लेना। अब इसी कार्य के लिए एक और ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है मुख्य रूप से जंगल के क्षेत्र में जो भी नक्सलवादी छिपे होते हैं, तो जो नक्सलियों के टॉप लीडर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई का ये एक प्रयास था और एक सफल प्रयास रहा। मई 2025 में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संचालन किया गया। ये जो है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस जो है इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया गया। अब ये नक्सलवाद के विरुद्ध मुख्य कार्रवाई होनी थी। अब जो ये ऑपरेशन है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में एक जगह है अबू जमाड़, ठीक। अबू जमाड़ की पहाड़ियां, जियोग्राफी में भी पढ़ते हो, तो अबू जमाड़ क्षेत्र जो है, अबू जमाड़ क्षेत्र में इस एक मुठभेड़ के दौरान
एक माओवादियों का शीर्ष नेता था नमबाला केशव राव। ठीक, इसके सहित 27 नक्सलियों को सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराया गया। ठीक, अब ये जो नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई ये पहले भी संचालित की गई है। तो 2009 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2009 में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था। ठीक, कई बार जो है अभी भी 2022-23 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है मुख्य रूप से नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई 2009 में जो की गई थी उसी को ऑपरेशन ग्रीन हंट नाम दिया गया था। अब जो गृह मंत्रालय है, नक्सलवाद है, नक्सलवाद जो है पूर्ण रूप से सैन्य कार्रवाई करके ही नहीं हटाई जा सकती, इसके और भी साधन हो सकते हैं। उसके लिए ऑपरेशन समाधान जो है वो केंद्र सरकार द्वारा एक पहल प्रारंभ की गई है, या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक पहल प्रारंभ कर दी गई है। तो समाधान वैसे थोड़ा सा एक डिटेल में चला जाएगा। समाधान जो है इसके सब एक वर्ड जो है वो किसी न किसी चीज को निरूपित करते हैं, यानी अच्छे से योजनाएं बनाएंगे, उस क्षेत्र में अच्छे से योजनाएं लागू करेंगे, उस क्षेत्र पर बेहतर ढंग से जो है योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, साथ में निगरानी अच्छे से रखेंगे। इस तरीके से समाधान जो पहल प्रारंभ की गई है। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट कब? 2009 में नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया अभियान था, और केंद्र सरकार द्वारा या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सलियों से निपटने के लिए ऑपरेशन समाधान नामक पहल भी प्रारंभ की गई है। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन हॉक। हॉक मतलब जो है सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा संचालित किया गया एक अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क, यानी वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर जो साइबर नेटवर्क का प्रयोग करके या डार्क नेट का प्रयोग करके जो बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो मुख्य रूप से यौन शोषण के कारण से बच्चे जो प्रभावित होते हैं, तो इस जो ये नेटवर्क है, ये अपराध का नेटवर्क है, इस पर कार्यवाही करने के लिए सीबीआई द्वारा ऑपरेशन हॉक का संचालन किया गया। अब जो सीबीआई द्वारा इसका संचालन किया गया, सीबीआई द्वारा इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऑपरेशन जो है कार्बन 2021 में किस लिए, यही बच्चों के यौन शोषण से संबंधित जो वैश्विक नेटवर्क है इसको ध्वस्त करना। ऑपरेशन मेघ चक्र जो है 2022 में इसी कार्य के लिए सीबीआई द्वारा संचालित किए गए प्रमुख ऑपरेशन है। तो ये याद रखना कि जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई द्वारा ऑपरेशन हॉक चलाया गया। डेट जल्दी से नहीं पूछते हैं, ठीक, तो डेट याद करने की बहुत जरूरत नहीं है। याद रखना लगभग अप्रैल और मई जो है इसका अप्रैल और मई में ये संचालित किया गया था सीबीआई द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है कि इन सब के अतिरिक्त जो कुछ समय 2021 से लगभग जो है भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों में जो अभियान चलाए गए, वहाँ क्वेश्चन खूब पूछ रहे हैं आजकल जो है। पिछली बार यूपीपीसीएस, आरओ ऐसे सब में किसी न किसी एग्जाम में, किसी में मैचिंग के लिए, किसी में वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पुराने वाले अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो इनमें से ऑपरेशन गंगा, तो रूस यूक्रेन युद्ध जब प्रारंभ हुआ था, बताया था ना अभी कि फरवरी 2022 जो है, ये पूरा का पूरा फरवरी 2022 से इसने युद्ध का जो है स्वरूप ग्रहण किया। रूस जो है अटैकिंग मोड पर आ गया, रूस लगातार जो है अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध प्रारंभ हुआ तो भारत सरकार द्वारा यूक्रेन देखो, रूस और यूक्रेन, यहाँ पर भारत से लोग मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने बहुत जाते हैं, एमबीबीएस, यूक्रेन से लोग बहुत एमबीबीएस पढ़ने जाते हैं। रीजन, भारत में एमबीबीएस की फीस अत्यंत महंगी है और यूक्रेन जैसे देशों में एमबीबीएस की फीस, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए फीस अत्यंत सस्ती है। इस कारण से ऑपरेशन गंगा जो है, ऑपरेशन गंगा का संचालन भारत की सेना द्वारा, मुख्य रूप से एयरफोर्स गई थी और भारत का विदेश मंत्रालय जो था उसका सक्रिय योगदान था। यानी भारत सरकार द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इन दोनों देशों से भारत के नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया प्रमुख अभियान था। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति ये क्या है? 2021 में तालिबान ने, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन वापस आ गया, तालिबान ने फिर से सत्ता कब्जा कर ली। तो अब यहाँ पर ये था कि जब तालिबान आया है तो हो सकता है यहाँ पर व्यापक मात्रा में युद्ध की आशंका बन गई कि जो है हो सकता है लोगों द्वारा विरोध किया जाए, लेकिन तालिबान ने पूर्ण रूप से कंट्रोल स्थापित कर लिया था। तो यहाँ से यहाँ पर जो भी भारतीय फंसे थे उस समय पर भारतीयों को वापस लाने हेतु भारत सरकार द्वारा
एक अभियान चलाया गया जिसे क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जो है 2024 में एक चक्रवाती तूफान आया समुद्री क्षेत्र में, मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में। ठीक, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो है चक्रवाती तूफान आया, टाइफून यागी, ठीक, जिसे नाम दिया गया यागी। इससे सबसे ज्यादा म्यांमार, लाओस और वियतनाम प्रभावित हुए। इन तीनों देशों में भारत सरकार द्वारा मानवीय सहायता भेजी गई। मानवीय सहायता का मतलब ये हुआ जो है भारत ने अपनी एनडीआरएफ की टीम भी भेजी, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी भेजे, मेडिकल सप्लाई भी दी, खाने के लिए खाना पीना यानी राहत सामग्री भी भेजी। ठीक, तो एक मानवीय सहायता ऑपरेशन सद्भावना के तहत म्यांमार, लाओस और वियतनाम में भेजा गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती जो है ये एक देश है हैती। हैती में वहां पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण से वहां पर लगातार हिंसा हो रही थी, तो हैती में जो भारतीय निवास कर रहे थे उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और अफ्रीका महाद्वीप के देशों में दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर सभी देशों में लगभग सैन्य तंत्र या तानाशाही स्थापित है। तो सूडान जो है, सूडान में भी जो है आंतरिक भाग में या सूडान में हिंसा हो रही थी, तो सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया उसे क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्या है, इजराइल और हमास युद्ध। अभी हाल फिलहाल में जो ईरान इजराइल युद्ध हुआ उससे भी पहले ही जो है मुख्य रूप से इजराइल का जो गाजा क्षेत्र है वो गाजा क्षेत्र हमास द्वारा प्रशासित है। पूरा का पूरा गाजा जो है, गाजा पर हमास के का शासन चलता है, लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं वो सब इजराइल के कंट्रोल में है। केवल दक्षिण में एक रफा क्रॉसिंग पड़ती है, वहां से गाजा से होकर जो है लोग मिस्र जा सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम भाग में जो है वो भूमध्य सागर पड़ जाता है, पूर्व में पूरा इजराइल पड़ जाता है। तो गाजा जो है एक छोटा सा भाग जिस पर मुख्य रूप से कब्जे का प्रयास जो है लगातार मतलब विवाद की स्थिति है, और जो है इजराइल द्वारा गाजा पर आक्रमण किया गया। तो इजराइल और हमास के मध्य में जो ये युद्ध प्रारंभ हुआ, इस दौरान इजराइल में जो भारतीय थे, गाजा में कोई भारतीय नहीं था, इजराइल में जो भारतीय थे उन भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया गया। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है 2023 में सीरिया और तुर्की में भूकंप आया था, और सीरिया और तुर्की में भीषण भूकंप आया था। यहाँ पर जो है अत्यंत मात्रा में नुकसान हुआ। तो इस नुकसान से बचाने के लिए यानी लोगों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है इन दोनों देशों को मानवीय सहायता भेजी गई थी। कौन कौन से देश, सीरिया और तुर्की। और अब ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने जो है वो पाकिस्तान का फेवर किया। ठीक, तुर्की जो है वो पाकिस्तान को पूरी की पूरी ड्रोन की एक खेप भेजी थी, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। ठीक, तो ऑपरेशन दोस्त याद रखना कि ये भूकंपग्रस्त देश सीरिया और तुर्की को भेजी गई मानवीय सहायता। ठीक, ये 2025 के प्रमुख ऑपरेशन रहे। आगे चल के जो भी ऑपरेशन और संचालित होंगे वो अपडेट करा दिए जाएंगे। अभी तक के जो भी ऑपरेशन थे उनमें से मेन यही। ठीक, आज की क्लास यहीं से समाप्त।